दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे R.L. स्टीवेंसन का दुनिया भर में मशहूर नॉवल द ट्रेजर आइलैंड। ये एक थ्रिलर नॉवल है और आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग। इसके बाकी के भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। डॉक्टर, जमींदार और उनके साथी किनारे पर पहुंचते ही सरपट भागे। टापू के तट से लकड़ी के किले तक एक छोटा सा जंगल था, जिसे पार करते हुए उन्हें समुद्री डाकुओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो आवाज़ें लगातार पास आती जा रही थीं। तेजी से दौड़कर उनका पीछा कर रहे डाकुओं के पैरों की आवाज़ें भी अब सुनाई देने लगी थीं। डॉक्टर ने महसूस किया कि इन हालातों में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, वरना वो डाकू उन सबको ठिकाने लगा देंगे। उसने कप्तान से कहा, सोमनाथ, जमींदार साहब बड़े ही अच्छे निशानेबाज हैं, आप अपनी बंदूक उनको दे दो। कप्तान ने तुरंत अपनी बंदूक जमींदार को दे दी। डॉक्टर ने फेंक कर मारने वाला छुरा एक जवान नाविक को थमा दिया। अब तक वे लोग जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे और लकड़ी का किला बस सामने ही दिखाई दे रहा था। पेड़ों के साए से निकलकर वे खुले मैदान में आए ही थे कि 7 समुद्री डाकू अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। वे लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही जमींदार और उनके साथियों ने उन पर एक साथ 4 गोलियां दाग दीं। एक डाकू गोले लगने से जमीन पर गिर गया और बाकी भाग खड़े हुए। उन पर हमला इस तरह अचानक हुआ था कि उनको संभलने और मुकाबला करने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो इतनी तेजी से दौड़े कि कुछ पलों में ही जंगल में गायब हो गए। डॉक्टर और उनके साथियों ने फिर से अपनी बंदूकों में गोलियां भरी। पैदल चलकर वो उस जगह पर पहुंचे जहां एक डाकू गोली लगने से गिरा था। गोली उसके दिल के आर पार हो चुकी थी। वो झुककर डाकू की लाश को देख रहे थे कि एक गोली सनसनाती हुई डॉक्टर के कान के पास से गुजरी और पास ही खड़े लालचंद की कनपटी में जा लगी। लालचंद वहीं ढेर हो गया। जमींदार और डॉक्टर ने तुरंत उस दिशा में गोलियां चलाईं जिधर से ये गोली आई थी, लेकिन उनकी दोनों गोलियां बेकार गईं। कुछ पल पहले वे लोग अपनी जिस उपलब्धि पर खुश हो रहे थे, अब देखते ही देखते वो खुशी मातम में बदल गई। कप्तान और एक नाविक लालचंद की नब्ज टटोल रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सब लोग पुराने निशानेबाज लालचंद के शरीर को उठाकर लकड़ी के उस किलेनुमा मकान में ले गए। बेचारे लालचंद पर डॉक्टर को बहुत दया आ रही थी। शुरू से अब तक वो लगातार काम में जुटा रहा था और बिना एक भी शब्द बोले सारा काम चुपचाप करता रहा था। डॉक्टर ने झुककर लालचंद के कंधे को प्यार से थपथपाया। उसके होंठ हिले और वो बुदबुदाया, डॉक्टर साहब, क्या मैं जा रहा हूँ? प्लीज़ मुझे गीता पढ़कर सुनाइए। और कुछ ही देर बाद वो हमेशा के लिए मौन हो गया। इस दौरान कप्तान अपनी जेबों और एक पेटी से सारा सामान निकालकर बाहर रख रहा था। उनमें भारत का राष्ट्रध्वज, रस्सियों के बंडल, एक धार्मिक किताब, कलम, स्याही, एक कोरा रजिस्टर वगैरह शामिल थे। इनके अलावा तंबाकू और बीड़ी सिगरेट के कुछ पैकेट भी एक तरफ उसने रखे। कप्तान बड़े ही जतन से सारे सामान की गिनती कर रहा था, लेकिन इस बीच उसका ध्यान लगातार लालचंद की तरफ ही था। जैसे ही उसने देखा कि उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ गए हैं, वो अपनी जगह से उठा और उसने पास रखे झंडे को खोला, फिर उसे लालचंद के शरीर पर फैला दिया। उसके बाद कप्तान धीरे से डॉक्टर की बाँह पकड़कर उसे एक ओर ले गया और उससे बोला, अगर चेन्नई से कुमुक मंगाई जाए तो कितना वक्त लग जाएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता हम वहाँ से कोई मदद हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो वहाँ तक मदद के लिए खबर भेजना ही मुश्किल है। फिर अगर किसी तरह वहाँ सूचना पहुँचा भी दी जाए तो जमींदार साहब ने अपने आदमियों से कहा था कि अगर हम लोग अगस्त के अंत तक वापस नहीं लौट पाते हैं तो हमारी तलाश या मदद के लिए भरोसेमंद लोगों के साथ एक जहाज़ रवाना कर देना। उसके बाद वहाँ से किसी और तरफ से मदद मिलने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। कप्तान ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा, संकट बहुत गहरा है। अगर नाव की आखिरी खेप भी यहाँ सही सलामत पहुँच जाती तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। उसमें खाने का बहुत सारा सामान था जो समुद्र में डूब गया है। हमारे पास हथियार और गोली बारूद तो काफ़ी हैं, लेकिन खाने का सामान कम है। कहीं खाने का टोटा ना पड़ने लगे। कप्तान की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि धमाके की आवाज़ के साथ तोप का एक गोला लकड़ी के किले की छत के ऊपर से गुजर गया। ये गोला किले से कुछ दूर आगे जाकर जंगल में गिरा। कप्तान ने सबको अपना मोर्चा संभालकर फौरन जवाबी गोलीबारी करने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा कि इतनी सावधानी ज़रूर रखें कि पूरा गोली बारूद एक ही दिन में ख़त्म ना कर दें। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। लकड़ी के किले में बैठे हुए लोगों को चांदीराम के गिरोह की तुलना में एक बात का सीधा फ़ायदा ये था कि वो काफ़ी ऊंची जगह पर थे। इसीलिए चांदीराम की तरफ से तोप का निशाना ठीक से लग नहीं पा रहा था। या तो गोला बहुत ऊंचा चला जाता
या किले तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता था। किले के चारों तरफ बनी चारदीवारी और बिल्डिंग के बीच रेत बिछी हुई थी। कई गोले रेत में ही फटकर बेकार हो गए। इस बीच डाकुओं ने उथले पानी में डूबी नौका से खाने का सामान निकालकर अपने जहाज तक ले जाना शुरू कर दिया था। चांदीराम इस काम में भी उनका नेतृत्व कर रहा था। हैरानी की बात ये थी कि हर डाकू के हाथ में इस वक्त कम से कम एक बंदूक थी। शायद उन्होंने पहले से ही इन बंदूकों को छिपा कर रखा हुआ था। कप्तान ने रजिस्टर में दर्ज सामान का हिसाब लगाकर अपने साथियों की गिनती की। फिर वो गुना भाग करके हिसाब लगाने लगा और इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके पास जो खाने का सामान है वो 10 दिनों तक चल सकता है। इसी बीच डॉक्टर का ध्यान जिम की तरफ गया। वो सोचने लगा कि वो बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा, पता नहीं जिंदा भी है या मार डाला गया है। डॉक्टर ये सोच ही रहे थे कि पेड़ों के पीछे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। हंसराज ने कहा, सर, लगता है उधर से कोई हमें बुला रहा है। उधर से अब एक बहुत ही साफ आवाज़ सुनाई दी। हंसराज, डॉक्टर साहब, जमींदार साहब और कप्तान साहब कहाँ हैं? ये आवाज़ जिम की थी। सब ने ये जानकर राहत की सांस ली कि जिम जीवित है और सही सलामत है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जिम पिछवाड़े की चारदीवारी को लांघकर उनकी ओर चला आ रहा था। अगला अध्याय। उधर टापू पर जिम और बेनी माधव आपस में बातचीत कर रहे थे कि उनकी नज़र जहाज़ पर फहराते काले झंडे पर पड़ी। काला झंडा इस बात का संकेत था कि राजहंस जहाज़ पर चांदीराम और उसके साथी डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। बेनी माधव का विचार था कि जहाज़ पर जिम के साथियों का ही कब्जा है और उन्होंने जानबूझकर चकमा देने के लिए डाकुओं का काला झंडा फहराया है। लेकिन जिम को पूरा विश्वास था कि डॉक्टर, जमींदार और बाकी के लोग टापू पर बने लकड़ी के किले में पहुंच गए हैं। बेनी माधव ने जिम को बताया कि लकड़ी का वो किला फुलवा डाकू ने नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ों को कटवाकर बनवाया था। फुलवा बहुत ही चतुर आदमी था। सारा काम बड़ी ही सूझबूझ के साथ करता था। जब कभी वो ज़्यादा पी लेता था तभी गड़बड़ करता था, वरना वो हर काम बड़ी ही होशियारी से करता था। लोगों को परखने की समझ भी उसमें बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए वो अंदर ही अंदर चांदीराम से डरता था। फुलवा की नज़र में चांदीराम बहुत ही कपटी और शातिर आदमी था। बेनी माधव ने जिम से कहा कि वो डॉक्टर और ज़मींदार से मिलकर उसके बारे में बात करे। अगर वे लोग उसकी पूरी मदद करने का वचन देते हैं तो इस टापू पर चांदीराम के खिलाफ लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देगा और उनकी टीम में शामिल हो जाएगा। बेनी माधव ने जिम से ये भी कहा कि वो जाकर उन लोगों से मिल ले और जब भी ज़रूरी समझे उसे खबर कर दे। लेकिन तुम मिलोगे कहाँ? जिम ने पूछा। ठीक वहीं पर जहाँ आज मिला था। ठीक है, मैं समझ गया, जिम ने कहा। उसी समय ज़ोरदार धमाका हुआ। तोप का एक गोला पेड़ों को चीरता हुआ किले के बरामदे में रेत पर जाकर गिरा। ये गोला जहाँ पर जाकर गिरा वो जगह उनसे करीब 100 गज की दूरी पर थी। अगले ही पल जिम और बेनी माधव 2 अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए। जिम पेड़ों की आड़ में छिपता हुआ लकड़ी के किले की तरफ बढ़ता रहा। चूंकि वो छिप छिप कर आगे बढ़ रहा था इसलिए सीधा रास्ता नहीं पकड़ सकता था। पूर्व की ओर बढ़ते और ज़मीन पर रेंगते हुए वो आखिरकार समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। सूरज अभी अभी डूबा था। दिन भर की गर्मी के बाद अब हवा में थोड़ी ठंडक आ गई थी। राजहंस उसी जगह पर खड़ा था और उसके ऊपर डाकुओं का काला झंडा लहरा रहा था। जिम थोड़ी देर तक ज़मीन पर लेटा हुआ चारों तरफ देखता रहा। उसने देखा कि एक छोटी नाव समुद्र के किनारे उथले पानी में पड़ी थी और कुछ डाकू कुल्हाड़ियों से उस पर वार कर रहे थे। दूर नदी के मुहाने के पास बहुत तेज़ आग भड़की हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ से जहाज़ तक एक नौका आई और फिर उसी तरफ लौट गई। जिम धीरे से खड़ा हुआ और समुद्र के एक किनारे की तरफ देखने लगा। दूर कहीं एक बड़ी सी सीधी चट्टान खड़ी थी जो दूध की तरह सफ़ेद थी। बेनी माधव ने बताया था कि उसी सफ़ेद चट्टान के नीचे उसने एक छोटी सी नौका छुपा कर रखी है। जिम फिर से पेड़ों की ओट में छिपता हुआ लकड़ी के किले के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। जब पिछवाड़े की चारदीवारी को फलांग कर वो किले तक पहुंचा तो वहां उपस्थित सभी लोग उसे जिंदा पाकर बहुत खुश हुए। जिम ने जब उन्हें बताया कि इस टापू पर एक आदमी पिछले 3 सालों से रह रहा है तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। फिर जिम ने लकड़ी के उस किले को बड़े ही ध्यान से देखा। किला काफ़ी मजबूत था। एक छोटा सा झरना उस किले के पीछे की ओर पहाड़ी से बह रहा था। उसका साफ सुथरा पानी किले के मुख्य द्वार के पास से बह रहा था। किले को बनाने के लिए लकड़ियाँ पहाड़ी की ढलान से काटी गई थीं, लेकिन उस किले के बहुत करीब ही कुछ ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ भी थे। शाम की हवा के झोंकों के साथ दालान की महीन रेत के कण उड़कर किले के अंदर आ रहे थे और पूरे फर्श पर बारीक धूल फैली हुई थी। उन सबकी आंखों में भी रेत चुभ रही थी।
दांतों में भी रेत की किरकिरी महसूस हो रही थी। किले के अंदर धुआं भी भर गया था। धुएं के निकलने के लिए छत पर एक चौकोर छेद बना हुआ था। जितना धुआं उससे निकल सकता था वो निकल जाता और बाकी का किले के भीतर ही घूमता रहता। धुएं के कारण सबकी आंखें जल रही थीं और उन्हें बार बार खांसना पड़ रहा था। लालचंद की लाश दीवार के साथ लिटाकर रखी हुई थी, जिसके ऊपर कप्तान द्वारा उड़ाया गया झंडा पड़ा था। इस बीच कप्तान सोमनाथ लगातार अपने काम में जुटा हुआ था। उसने सभी लोगों को अलग अलग दलों में बांटकर काम सौंप दिए थे। डॉक्टर, जिम और जमींदार साहब की एक टीम तैयार की गई। सब लोग बुरी तरह थके हुए थे, फिर भी कप्तान सबसे बराबर काम करवा रहा था। उसने कुछ लोगों को बाहर से जलाऊ लकड़ी बटोर कर लाने के लिए भेज दिया। 2 लोगों को लालचंद की अंतिम क्रिया करने का जिम्मा सौंपा। डॉक्टर को सबके स्वास्थ्य के अलावा खाने पीने की सामग्री को बांट कर देने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। जिम को किले के द्वार की निगरानी का काम सौंपा गया। कप्तान हर एक के पास जा जाकर उनका उत्साह भी बढ़ा रहा था। जिम दरवाजे के पास तैनात हो गया। डॉक्टर बीच बीच में ताज़ी हवा लेने और अपनी आंखों को धुएं से बचाने के लिए दरवाजे के पास आता और कुछ देर वहां रुक कर लौट जाता। धुएं से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनसे पानी बह रहा था। डॉक्टर ने जिम के पास पहुंचकर उससे पूछा, अच्छा जिम, ये तो बताओ, उस बेनी माधव को तुरंत किस चीज़ की ज़रूरत है? जिम ने बताया, वो कह रहा था कि 3 साल हो गए उसने पनीर का स्वाद नहीं चखा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर कुछ याद करते हुए उसका चेहरा चमकने लगा। उसने कहा, थोड़ा सा पनीर मेरे बैग में है, बहुत संभाल कर रखा है मैंने उसे अब तक। तुम उसे बेनी माधव तक पहुंचा देना। लालचंद की अंत्येष्टि किले के पिछवाड़े के बरामदे में कर दी गई। कुछ देर खड़े होकर सबने उसे मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। रात को सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। जहाज से जो सूखा मांस वे साथ लाए थे वो इस वक्त बहुत ही स्वाद लग रहा था। खाने के बाद सब लोग अगली कार्रवाई पर विचार करने लगे। सबके दिमाग में पहली बात ये थी कि डाकुओं की संख्या को कम कैसे किया जाए। फिलहाल संख्या में वे लोग बहुत ज़्यादा थे, उनसे लगभग तिगुने। पहले वे 19 थे, पर अब 15 रह गए थे। उनमें से 2 जख्मी थे। डाकुओं की तुलना में जिम और उसके साथी थोड़ी बेहतर स्थिति में थे। डाकू खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में थे, जबकि जिम के साथी चारों ओर घिरे हुए किले में थे। डाकुओं के पास दवाइयाँ भी नहीं थीं, इसलिए वो शराब के सहारे अपना काम चला रहे थे। जहाँ पर डाकुओं ने अपना डेरा डाल रखा था, वहाँ आसपास दलदली इलाके से जहरीली गैसें भी उठ रही थीं, जो डाकुओं के दिलो दिमाग पर असर डाल सकती थीं। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद डॉक्टर ने कहा, उन लोगों की पहली कोशिश तो ये होगी कि वो हम सबको मार डालें। अगर वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो वो जहाज़ में यहाँ से भाग निकलने की योजना बनाएंगे। उनकी दोनों योजनाओं को विफल करना आसान तो नहीं है, लेकिन इसे नाकाम करने के लिए हमें एक व्यूह रचना करनी होगी। कप्तान सोमनाथ ने जवाब दिया, अब तक तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि मैंने जिस भी जहाज़ की कप्तानी की है वो ना तो डूबा है और ना ही उसे कोई छीन कर ले जा सका है। अगर वे लोग इस जहाज़ को लेकर वापस चले गए या हमें मार डालने में सफल हो गए तो ये मेरे जीवन की पहली और सबसे बड़ी पराजय होगी। इन लोगों की ये बातचीत चल ही रही थी कि जिम गहरी नींद में डूब गया। वो बहुत बुरी तरह से थका हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नींद शोरगुल के कारण खुल गई। कुछ लोग कह रहे थे, वो लोग शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। लंबू चांदीराम ने खुद सफ़ेद झंडा फहराकर शांति का प्रस्ताव रखा है। ये सुनते ही जिम उछलकर अपनी आंखें मलता हुआ दीवार के भीतर बने एक बड़े से छेद की ओर दौड़ गया। अगला अध्याय। जिम ने दीवार में बने छेद से झांक कर देखा। किले की 4 दीवारी के बाहर की तरफ 2 आदमी खड़े हुए थे। उनमें से एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। दूसरा व्यक्ति खुद चांदीराम था, जो चुपचाप उस झंडे वाले आदमी के पास खड़ा था। अभी सूरज उदय नहीं हुआ था। हवा में थोड़ी ठंडक थी। जब से वो लोग इस टापू पर आए थे तब से अब तक का ये सबसे ज़्यादा ठंडा दिन था। सोमनाथ ने अपने साथियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए कहा। उसने समझाया कि हो सकता है ये चांदीराम की कोई नई चाल हो। बाहर थोड़ी सी हलचल हुई तो कप्तान ने चिल्लाकर कहा, चुपचाप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। चांदीराम का जवाब तुरंत आया, हम लोग तो शांति और समझौते का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कप्तान किले के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने डॉक्टर से कहा कि वो किले के उत्तरी हिस्से पर तैनात होकर पूरी चौकसी बरतें। जिम को किले के पूर्वी हिस्से पर तैनात कर दिया और बाकी सब लोगों से कहा कि वो अपनी अपनी बंदूकों में गोलियां भरकर एकदम तैयार हो जाएं। सारा इंतजाम करने के बाद कप्तान ने चांदीराम और सफ़ेद झंडा थामे उसके साथी को गौर से देखा। फिर रौबीली आवाज़ में उससे पूछा,
शांति का झंडा दिखाकर तुम हमसे क्या चाहते हो? कप्तान चांदीराम समझौते के लिए बातचीत करने आए हैं, झंडे वाले आदमी ने कहा। कप्तान चांदीराम? वो कप्तान कब से हो गया? सोमनाथ ने पूछा। चांदीराम ने बड़े ही विनम्र स्वर में उत्तर दिया। इन बेचारों ने मुझे अपना कप्तान चुन लिया है। आपने जब से जहाज़ छोड़ा है ये लोग मुझे ही कप्तान कहने लगे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम बात करने को उत्सुक हो तो यहाँ आ सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ आप अपने वचन के बहुत पाबंद हैं। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं ही आपकी तरफ आता हूँ, चांदीराम ने कहा। फिर उसने अपनी बैसाखी को बगल में दबाया और आगे बढ़ने लगा। उसके साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चांदीराम ने हंसते हुए उसे एक तरफ कर दिया। वो किले की चारदीवारी की तरफ बढ़ा। फिर उसने बैसाखी एक तरफ फेंक दी और बड़ी ही होशियारी से एक पैर चारदीवारी पर रखकर फुर्ती से उस पर चढ़ गया। बड़ी सावधानी के साथ उसने किले के अहाते में छलांग लगाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे किले के दरवाजे पर पहुंच गया। उसे वहां देखकर जिम कप्तान सोमनाथ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। चांदीराम ने इस वक्त एक बड़ा सा नीला कोट पहन रखा था जिसमें सुनहरे बटन चमचमा रहे थे। उसके सिर पर एक नया और कीमती टोप भी था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने कप्तान को सैल्यूट किया। कप्तान ने उसे बैठने के लिए कहा और चांदीराम दरवाजे के सामने रेत के मैदान में बैठ गया। फिर किले के भीतर झांकते हुए वो बोला, ये तो बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा, जिम भी यहीं पर है। डॉक्टर भी नज़र आ रहे हैं। आप सब लोग यहाँ एक सुखी परिवार की तरह रह रहे हैं। अच्छी बात है कि सब लोग आप यहाँ पर साथ हैं। काम की बात करो चांदीराम, यहाँ तुम किस मतलब से आए हो? कप्तान ने कड़े स्वर में पूछा। मैं ये कहने आया हूँ कि कल रात आपने बड़ी ही होशियारी दिखाई, लेकिन इस तरह की होशियारी एक बार ही सफल हो सकती है, बार बार नहीं। वो हम खुद देख लेंगे। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम सब यहाँ खजाना लेने के लिए आए हैं और खजाना तो हर हाल में हमें हासिल करना ही है। आपके पास खजाने का नक्शा है, वो नक्शा हमें चाहिए। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आप लोग मुझे खजाने का नक्शा दे दें और हमारे लोगों पर गोलियां चलाना बंद कर दें। बदले में हम भी आप लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम आपके सामने 2 प्रस्ताव रखते हैं। एक तो ये कि खजाना पाने के बाद हम जब वापस लौटेंगे तो आप लोगों को भी जहाज़ पर बिठाकर साथ ले चलेंगे, या फिर ये कि जब हम लोग अपने ठिकाने पर सही सलामत पहुंच जाएंगे तो आप लोगों के लिए वहां से एक जहाज़ रवाना कर देंगे। इस किले में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब मेरी बात को ध्यान से सुन लें। कप्तान सोमनाथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने पूछा, तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, हो गई। मुझे बस इतना ही कहना था। और बिजली की कसम, मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी बात को मान लो, वरना। सोमनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सख्ती से कहा, ठीक है, अगर तुम लोग एक एक करके निहत्थे यहाँ पर आते हो और हमारे सामने समर्पण कर देते हो तो मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि लौटते वक्त सबको सही सलामत ले जाऊँगा और भारत पहुँचकर सबको कानून के सुपुर्द कर दूंगा, ताकि तुम्हारे अपराधों के लिए तुम पर मुकदमे चलाए जा सकें। खजाना तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता। तुम लोग जहाज से वापस भी नहीं लौट सकते, क्योंकि तुम में से किसी को जहाज चलाना आता ही नहीं है। तुम लोग हमसे लड़ भी नहीं सकते। इसलिए मेरी तुम लोगों को यही अंतिम नेक सलाह है। और ये भी सुन लो, अगर तुम लोग मेरी सलाह को ना मानते हुए वापस लौटे तो मेरी गोली तुम्हारी पीठ में जाकर लगेगी। चांदीराम का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। एक पल के लिए उसकी आंखें बुझ गईं, पर दूसरे ही पल उसकी आंखों में गुस्सा तैरने लगा। वो चिल्लाया, मुझे उठने के लिए हाथ का सहारा दो। लेकिन उसकी पुकार पर कोई हिला तक नहीं। वो चीखता हुआ रेत पर रेंगने लगा। रेंगते रेंगते चारदीवारी तक पहुंचकर वो वहां खड़े होकर कहने लगा, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे इस लकड़ी के किले को जलाकर राख कर दूंगा। तुम जानते नहीं तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। चारदीवारी के उस पार खड़े उसके आदमी ने उसे सहारा देकर बाहर खींच लिया। फिर कुछ ही मिनटों में वो उसके साथ हमारी नज़रों से ओझल हो गया। अगला अध्याय। चांदीराम जैसे ही आंखों से ओझल हुआ, चारों तरफ पैनी नज़र रखने वाले कप्तान ने देखा कि कोई भी व्यक्ति अपने मोर्चे पर मुस्तैद नहीं था। कप्तान बुरी तरह से गुस्से से उबल पड़ा। अब तक किसी ने भी उसे इस तरह से गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। उसने एक एक करके सभी को अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए लताड़ा, यहाँ तक कि जमींदार और डॉक्टर को भी नहीं बख्शा। सबके चेहरे गुस्से और शर्म से लाल हो गए।
कप्तान ने हर एक को अपना अपना मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ संभालने का निर्देश देते हुए कहा, ध्यान रखिए, चांदीराम की नीयत खराब है। मैंने चोट ठीक उसी वक्त की थी जब लोहा गर्म था। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 घंटे के अंदर अंदर चांदीराम हमारे ऊपर धावा बोल देगा। मुझे ये भी यकीन है कि अगर हमने पूरी सूझबूझ से काम लिया तो विजय हमारी होगी। हमारे पास किले का कवच है, इसका फायदा भी हमको मिलेगा। फिर कप्तान उठकर किले के भीतर के हर हिस्से का निरीक्षण करने लगा। उसे पूर्व और पश्चिम की तरफ 2 छेद नजर आए। चारों दिशाओं में कप्तान ने बड़ी तत्परता के साथ मोर्चेबंदी कराई। लकड़ी के लट्ठों को जुटाकर 5 जगहों पर बैठने के ठिकाने बनाए गए। बीचों बीच फेंक कर मारने वाले चाकुओं का ढेर लगा दिया गया। कप्तान ने जिम को खाना परोसने का आदेश देने के साथ ही कहा कि सबको थोड़ी थोड़ी ब्रांडी दे दी जाए ताकि लोग ठंड का सामना करने को तैयार रहें। डॉक्टर, जमींदार और दूसरे लोगों को बंदूकें संभालने के लिए कह दिया गया। उनमें गोली बारूद भरते रहने की जिम्मेदारी जिम और कैप्टन ने ली, क्योंकि ये दोनों अच्छे निशानेबाज नहीं थे। थोड़ी ही देर में चारों तरफ उजाला फैल गया। रेत तपने लगी। लोगों ने अपने जैकेट और कोट उतार कर एक तरफ रख दिए और कमीज़ों की आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं। सारे लोग बड़ी ही एकाग्रता से अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। 1 घंटा बीत गया। हर पल बाहर से हमला होने की आशंका बनी हुई थी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं था। कैप्टन दांत भींचे गुस्से से बाहर की तरफ देख रहा था। कुछ ही देर के बाद अंदर से एक गोली दागी गई, जिसकी गूंज पहाड़ियों और पेड़ों से टकराकर चारों तरफ फैल गई। दूसरी तरफ से एक साथ कई गोलियां चलीं, जो किले की लकड़ी की दीवारों में धंसकर रह गईं। कोई भी उनको भेद नहीं पाई। कप्तान बाहर की ओर से चलाई जा रही गोलियों का अंदाजा लगा रहा था। उसने कहा, असली खतरा उत्तर की तरफ से है। चांदीराम की कोशिश यही होगी कि किसी तरह से उसके लोग किले की 4 दीवारी में दाखिल हो जाएं और फिर जहां कहीं भी कमजोरी नजर आए उसको पूरी ताकत से भेद कर किले के अंदर घुस जाएं। अभी कैप्टन की बात खत्म ही हुई थी कि एक साथ बहुत सारे डाकू उत्तर दिशा की तरफ से किले की 4 दीवारी फलांगने लगे। उनको संरक्षण देने के लिए जंगल की तरफ से एक साथ कई गोलियां किले पर बरसने लगीं। एक गोली दरवाजे से होती हुई डॉक्टर की बंदूक के हत्थे पर आकर लगी और वो टूटकर नीचे गिर पड़ी। समुद्री डाकू बंदरों की तरह 4 दीवारी को कूदकर पार कर रहे थे। जमींदार और उनके साथियों ने साध कर निशाने लगाए और कुछ पलों में ही 3 डाकू जमीन पर लहूलुहान होकर लौटते नजर आए। उनमें से एक को शायद ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो दहशत से ही धरती पर गिर गया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो उठा और 4 दीवारी फलांग कर जंगल में गायब हो गया। लेकिन फिर भी 4-5 लोग किले के अहाते में प्रवेश कर चुके थे और 7-8 दूसरे लोग बाहर से गोलीबारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हरेक के पास एक से ज्यादा बंदूकें थीं। इतने में 4 डाकू दौड़ते हुए किले की तरफ बढ़े। एक व्यक्ति ने किले के भीतर मोर्चा संभाले एक नाविक पर कसकर प्रहार किया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एक दूसरा आदमी दरवाजे को फलांगता हुआ हाथ में चाकू लिए डॉक्टर की तरफ लपका। किले की भीतरी सुरक्षा अब चरमराती हुई नजर आने लगी। सभी लोग शत्रु के निशाने पर आ गए थे। किले के भीतर धुआं भर गया था। लोगों की चीख पुकार और गोलियों की आवाज़ों से एक कोहराम सा मच गया था। तभी कप्तान की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, जवानों, बाहर निकल जाओ और इनसे खुले में भिड़ जाओ। जिम ने ढेर से एक चाकू उठाया, लेकिन उसी बीच किसी ने एक चाकू जिम पर फेंक कर मारा, जो उसके घुटने को छीलता हुआ निकल गया। जिम चाकू थामकर बाहर की तरफ कूदा। एक डाकू खंजर थामे डॉक्टर के पीछे दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर पर हमला किया और जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय एक डाकू जिम पर कूदा। कप्तान की आवाज़ गूंजी, नौजवानों, किले को घेरो। कप्तान की आवाज़ सुनते ही जिम किले की दीवार की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा डाकू ठीक उसके सामने खड़ा था। डाकू जोर से चीखा और चमचमाते चाकू के साथ उसका हाथ हवा में ऊपर उठा। जिम के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरा जोर लगाकर एक तरफ उछला और ढलान पर लुढ़क गया। इस बीच कप्तान और उसके साथियों ने डाकुओं पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। कप्तान के 3 साथी जमीन पर पड़े थे। चांदीराम के भी 3 लोग मारे जा चुके थे। तभी डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया और उसकी आवाज़ सुनाई दी, जो किले के भीतर हैं वे दुश्मनों पर गोलियां चलाएं और जो बाहर हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए लेट जाएं। लेकिन डॉक्टर की बात अनसुनी ही रह गई, क्योंकि किसी ने भी गोली नहीं चलाई। डाकुओं के पैर पूरी तरह उखड़ चुके थे और वो 4 दीवारी फलांग कर भाग रहे थे। 3-4 सेकंड में ही मैदान खाली हो गया। सुरक्षित बच गए डाकू जंगल में गायब हो गए।
चांदीराम के 4 आदमियों की लाशें अहाते के भीतर पड़ी थीं और एक लाश चारदीवारी के बाहर थी। डॉक्टर, जिम और एक दूसरा आदमी सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ दौड़े। उन्हें शक था कि जो डाकू बच गए हैं वो फिर से इकट्ठे होकर किसी भी पल दोबारा से धावा बोल सकते हैं। किले के भीतर से अब तक धुआं काफी हद तक साफ हो चुका था। हंसराज और जयराज नाम के 2 नाविक किले के अंदर फर्श पर खून में लथपथ पड़े थे। जयराम के सिर के आर पार गोली निकल गई थी। कप्तान भी जख्मी हो चुका था। उसे जमींदार ने थाम रखा था। कप्तान ने जमींदार से पूछा, क्या वो सारे लोग भाग निकले हैं? डॉक्टर ने बताया, जितने भाग सकते थे भाग गए, लेकिन उनमें से 5 तो अब कभी भी भाग नहीं पाएंगे। कप्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और वो बोला, अब हम 4 लोगों के मुकाबले में वो 9 बचे हैं। ठीक है, जब यहाँ आए थे तो हम लोग 7 थे और वो 19। देर शाम को पता चला कि जमींदार की गोली से घायल एक और डाकू मारा गया था और इस तरह अब डाकुओं की संख्या रह गई थी कुल 8। लेकिन फिर भी हम 4 के मुकाबले अभी भी वो दुगने थे। अगला अध्याय। चांदीराम के साथी काफ़ी देर तक लौटकर नहीं आए। डॉक्टर अपने घायल साथियों की मरहम पट्टी में जुट गए। बाकी लोग भी इस काम में डॉक्टर की मदद कर रहे थे। फिर रात का खाना तैयार किया गया। जिम और जमींदार किले के बाहर अहाते में खाना बनाने में तल्लीन थे। रह रहकर उन्हें घायलों के कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लड़ाई में जो 8 लोग घायल हुए थे उनमें से 3 अभी तक जीवित थे। एक तो बुरी तरह से जख्मी होकर गिरा था। बाकी 2 थे हंसराज और कप्तान सोमनाथ। कप्तान सोमनाथ जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन हंसराज की हालत बहुत खराब थी। थोड़ी देर बाद घायल डाकू ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने हंसराज को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने भी दम तोड़ दिया। उसकी छाती की हड्डियां गोलियों से छलनी हो गई थीं। कप्तान के घाव काफ़ी गहरे थे, लेकिन डॉक्टर की कोशिशों से आखिरकार वो मौत की गिरफ्त से बाहर निकल आया। उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने बताया कि कप्तान बच तो जाएगा, लेकिन कई हफ्तों तक वो ना तो चल पाएगा और ना ही अपने हाथ को हिला पाएगा। जिम की उंगलियों में मामूली सा जख्म लगा था। डॉक्टर ने जिम की मरहम पट्टी करके प्यार से उसके कान खींचे। रात के भोजन के बाद डॉक्टर और जमींदार कप्तान के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने चाकू और अपनी पिस्तौल उठाई। सिर पर हैट रखकर वो खड़ा हो गया। खजाने के नक्शे को उसने अपनी जेब में रखा। फिर एक बंदूक कंधे पर लटकाकर वो उत्तर दिशा वाली चारदीवारी को फलांग कर बाहर निकल गया। जिम एक नाविक के साथ किले के आखिरी छोर पर बैठा हुआ था। नाविक सिगरेट सुलगाकर उसके कश ले रहा था। अचानक उसे एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला दृश्य नजर आया और वो भौचक्का होकर उसे ही देखने लगा। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये डॉक्टर क्या कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? जिम ने जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर के दिमाग में ज़रूर कोई योजना आई है। मुझे लगता है वो बेनी माधव के पास जा रहे हैं। डॉक्टर को इस तरह जंगल की खुली हवा में सांस लेते और घने पेड़ों के नीचे आगे बढ़ते देखकर जिम के मन में भी आया कि वो भी ऐसा ही करे। उसने सोचा कि यहाँ धूप में तपने से बेहतर है कि डॉक्टर की तरह वो भी कहीं निकल जाए। किले में जगह जगह खून बिखरा हुआ था, जिसे देखकर उसका जी घबरा रहा था। जिम ने पानी से किले के फर्श को धोकर खून को साफ किया, फिर जूठे बर्तनों को भी धो डाला, लेकिन उसके मन की उदासी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि वो उस जगह से भाग जाए। उसने अपने कोट की दोनों जेबों में ठूंस ठूंस कर बिस्किट भर लिए। फिर उसने 2 पिस्तौलें उठाईं और चुपचाप किले से बाहर निकल गया। वो चाहता था कि उस सफ़ेद चट्टान के पास पहुंच जाए जहां बेनी माधव ने अपनी छोटी सी नाव छुपा रखी थी। जिम जानता था कि डाकू इस किले पर पैनी नज़र रख रहे होंगे, इसलिए वो बड़ी ही खामोशी के साथ पूरब की तरफ से बाहर निकल गया। अगला अध्याय। ये अध्याय फिर से एक बार आप सुनेंगे जिम की ज़ुबानी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन अभी भी मौसम गर्म था। मैं काफ़ी दूर तक ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर तक चलने के बाद मैं समुद्र के किनारे पहुंचा। बड़ी लहरें बल खाती हुई किनारे की तरफ बढ़ रही थीं। मैं दक्षिण की तरफ मुड़ गया और समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत दूर तक चलने के बाद मैं झाड़ियों के पीछे घुटनों के बल चलता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ से समुद्र में लंगर डाले खड़ा जहाज़ राजहंस दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर डाकुओं का झंडा था। जहाज़ के पास ही एक और नौका भी थी। चांदीराम अपने कुछ लोगों के साथ उसमें बैठा हुआ था। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। दूरी के कारण मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। पहले तो मैं डर गया,
लेकिन ये देखकर मेरी जान में जान आई कि ये कर्कश आवाज़ उस तोते की थी जो उस समय चांदीराम की कलाई पर बैठा हुआ था। कुछ ही पलों में उनकी नाव समुद्र के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो किनारे पर लगी और वे लोग उसमें से उतरकर जंगल में गायब हो गए। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था। कोहरा घना होने लगा था। मुझे लगा अगर मुझे बेनी माधव की नौका को तलाशना है तो अब उस काम में ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिए। जब मैं सफ़ेद चट्टान के पास पहुंचा तब तक रात पूरी तरह घिर आई थी। चट्टान के ठीक नीचे हरी घास से घिरी हुई एक खोखली जगह थी। खोखली जगह के बीचों बीच मुझे बकरियों की खाल से बना एक छोटा सा तंबू दिखाई दिया। मैं उस जगह में कूद पड़ा। तंबू को एक ओर से उठाया तो क्या देखा कि सामने बेनी माधव की नन्ही सी नौका थी। वो लकड़ी और बकरी की खाल से बनाई गई थी। खाल के बालों वाला हिस्सा अंदर की तरफ था। नाव इतनी छोटी थी कि मुझे हैरानी हो रही थी बेनी माधव जैसा भरा पूरा आदमी इसमें कैसे बैठता होगा। मैंने इस तरह की नाव आज तक नहीं देखी थी। लेकिन इसकी एक खूबी भी थी, ये इतनी हल्की थी कि उसे मैं भी आसानी के साथ उठा सकता था। मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा रात के अंधेरे में चुपचाप जहाज़ तक पहुंचा जाए और उसके लंगर की रस्सियां काट दी जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि आज सुबह की हार के बाद हो सकता था कि डाकू खजाना हासिल करने का इरादा छोड़कर जहाज़ लेकर वहां से रवाना हो जाएं और हम लोग हमेशा के लिए इस टापू पर ही रह जाएं। इसलिए मैंने फैसला किया कि इन लोगों को ऐसा ना करने दिया जाए। मैं चुपचाप बैठकर अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने पेट भरकर बिस्किट भी खाए। जब पूरी तरह से अंधेरा छा गया तो मैंने चुपचाप उस नन्ही नाव को अपने कंधों पर उठा लिया। फिर मैं उस खोखली जगह से बाहर निकला। सफ़ेद चट्टान पर से मुझे 2 जगहों से रोशनी दिखाई दे रही थी। एक जगह पर आग जलाकर चांदीराम और उसके साथी लेटे हुए थे। दूसरी रोशनी काफ़ी मध्यम थी, वो जहाज़ से आ रही थी। मुझे काफ़ी दूर तक भीगी हुई रेत पर चलना पड़ा। उथले पानी में चलता हुआ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई बार मैं घुटनों तक के पानी में फिसलकर गिरा भी। आखिरकार जल की धारा में पहुंचकर मैंने नौका को पानी की सतह पर रखा और कूदकर उसके ऊपर चढ़ गया। अगला अध्याय। मेरे जैसे कद और वज़न के बालक के लिए वो नाव बड़ी ही उपयोगी थी, लेकिन उसे संभाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मुझे लगातार उसके पैडल मारने पड़ रहे थे। नाव यूँ तो हर दिशा में घूम रही थी, लेकिन उसे दाईं तरफ मोड़ पाना मेरे लिए असंभव हो रहा था। फिर अचानक किस्मत ने मेरा साथ दिया और तेज़ लहरों ने मेरी नाव को उसी तरफ खदेड़ दिया जहाँ मैं जाना चाहता था। अब मैं राजहंस के ऐन सामने था। तब तक अंधेरा काफ़ी घिर चुका था, इसलिए जहाज़ का रंग गहरा काला नज़र आ रहा था। मैं चुपचाप जहाज़ के लंगर की रस्सी की तरफ बढ़ गया। रस्सी को पकड़कर मैंने उसका जायज़ा लिया। वो धनुष की डोरी की तरह तना हुआ था। जहाज़ ने रस्से को इस कदर खींच रखा था कि लंगर के कुंदे पर उसका पूरा जोर पड़ रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने चाकू से इस रस्सी को काट देता हूँ तो जहाज़ लहरों की दिशा में चुपचाप तैरने लगेगा। मैं रस्सी को काटने ही जा रहा था कि मुझे याद आया कि लंगर के तने हुए रस्से को काटना बहुत खतरनाक भी होता है। रस्सा इतने झटके के साथ आसपास वार कर सकता है कि उसकी चपेट में आने वाला व्यक्ति अपनी जान से भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये भी संभव था कि रस्सा झटके से मुझे मेरी नाव सहित बहुत दूर फेंक दे। मैं बैठकर हवा का रुख बदलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद दक्षिण पूर्व की तरफ बह रही हवा ने अपनी दिशा बदली। हवा का एक दमदार झोंका आया और जहाज़ लहर के बहाव की दिशा से थोड़ा पीछे खिसक गया। इसके साथ ही वो रस्सी भी थोड़ी ढीली पड़ गई। मेरा मन खुशी से नाच उठा। मैंने दांतों से अपना चाकू खोला और एक एक करके लंगर के मोटे रस्से की सुतलियों को काटने लगा। अब सिर्फ 2 सुतलियां ही बाकी रह गई थीं कि तभी हवा फिर से समुद्र के बहाव की दिशा में चल पड़ी और 2 सुतलियों पर टिका रस्सा तन गया। मैं फिर से खामोशी के साथ रस्सी के ढीले पड़ने का इंतज़ार करने लगा। उसी समय मुझे जहाज़ के केबिन से कुछ लोगों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दीं। इनमें से एक आवाज़ को मैं पहचान गया। ये आवाज़ इज़राइल की थी। दूसरी आवाज़ जहाज़ पर बागी हो उठे एक नाविक की थी। दोनों इस टाइम पिए हुए थे और नशे में बुरी तरह चूर थे। मुझे लगा कि कुछ और लोग भी केबिन में बैठे हुए पी रहे हैं, क्योंकि जब मैं उन आवाज़ों को सुनने में तल्लीन था, किसी ने केबिन की खिड़की खोली और खाली बोतल बाहर फेंक दी। वे लोग ना केवल नशे में चूर थे, बल्कि गुस्से से आग बबूला भी हो रहे थे। वो चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को गालियां बक रहे थे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद हवा ने फिर से मेरा साथ दिया। जहाज़ थोड़ा पास खिसका और उसकी रस्सी और ढीली हो गई। मैंने बाकी बची दोनों सुतलियों को भी काट दिया।
लंगर से मुक्त होकर जहाज घूमने लगा और उससे लहरों में पैदा हुई हलचल से मेरी नाव लड़खड़ा गई। मैं पूरा जोर लगाकर पैडल मारने लगा। मेरी नाव किसी भी पल जहाज से टकराकर डूब सकती थी। मैं जहाज से दूर होने की हर संभव कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं इसमें सफल भी हो गया। मुझे पानी में तैरता हुआ जहाज का वो रस्सा दिखाई दिया जिसे मैंने काटकर लंगर से अलग किया था। मैंने लपक कर उस रस्से को पकड़ लिया। अचानक मैं ऐसा क्यों कर बैठा, ये खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन रस्सी को जब पकड़ ही लिया था तो मेरा मन हुआ कि केबिन में झांक कर देखूं कि वहां क्या हो रहा है। मैं रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ता गया। रस्सा जहाज के एक सिरे से बंधा हुआ था। उसके सहारे ऊपर चढ़ता हुआ मैं केबिन की एक खिड़की पर पहुंच गया। वहां से मुझे केबिन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नजर आ रहा था। जहाज के डेक पर कोई नहीं था। मैं सोच रहा था कि जहाज का चौकीदार कहाँ है। मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ गया। अब केबिन का काफ़ी बड़ा हिस्सा मुझे नजर आने लगा। अंदर इजराइल और उसके साथी आपस में लड़ रहे थे। करीब करीब सभी ने एक दूसरे की गर्दनें पकड़ रखी थीं। मैं रस्से के सहारे वापस लौट आया और अपनी नाव में बैठ गया। उसी समय एक बड़ी सी लहर के धक्के से मेरी नाव एकदम घूम गई और दूसरी दिशा में चल पड़ी। राजहंस दक्षिण की तरफ बह रहा था और उसकी गति अब तेज हो गई थी। मैंने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहाज बड़ी ही तेजी के साथ घूम रहा था। मेरी नाव लहरों पर रबर की गेंद की तरह उछलती हुई जहाज के साथ साथ बह रही थी। अचानक जहाज को फिर से एक लहर का झटका लगा। जहाज से एक के बाद एक लोगों की चिंता भरी आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा खतरे को देखकर कम से कम 2 शराबियों ने अपना झगड़ा बंद कर दिया था और वो संकट का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। मैं चुपचाप नाव में लेट गया और मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान के भरोसे छोड़ दिया। थकान और कमज़ोरी से घिरा हुआ मैं घंटों तक नाव में चुपचाप पड़ा रहा। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सपनों की दुनिया में खो गया। अगला अध्याय। जब मेरी नींद खुली तो उजाला हो चुका था। लहरों के थपेड़ों ने नाव को टापू के दक्षिण पश्चिम की तरफ ढकेल दिया था। सामने दिख रही थी वो पहाड़ी जिसमें खजाना छिपाया गया था। उसके दोनों तरफ लगभग 40-50 फुट ऊंची 2 और चोटियां आकाश की तरफ सिर उठाए खड़ी थीं। पहले तो मैंने सोचा कि पैडल मारकर अपनी नौका को किनारे तक ले जाऊं। फिर मैंने उस विचार को त्याग दिया। मुझे इस बात का डर था कि समुद्र के किनारे चारों तरफ फैली चिकनी चट्टानों से टकराकर कहीं मेरी नाव टूट न जाए। खतरा इस बात का भी था कि अगर उन चट्टानों से फिसलकर मैं पानी में गिर जाऊं तो बड़े ही विशाल आकार के घोंघों के झुंड वहां तैर रहे थे। समुद्र के शेर कहे जाने वाले ये घोंघे वैसे तो इंसानों को कुछ नहीं कहते, लेकिन उनको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी समुद्र की लहरें ऊपर को उठती प्रतीत हुईं, लेकिन ये लहरें उग्र नहीं थीं। हवा भी धीमी और शांत थी। मैं चुपचाप लहरों पर डगमगाती उस छोटी सी नाव में पड़ा रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर परिस्थितियों का सामना करने का साहस आने लगा। मैं पूरी हिम्मत से पैडल चलाने लगा, लेकिन नाव रह रहकर मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एकाएक वो ढलान पर उतर गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। लहरों की बौछारों से मैं भीग गया था और मेरी नाक में भी पानी भर गया था। मैंने अपनी समुद्री टोपी से नाव का पानी बाहर उलीचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मैं नाव को बड़ी लहरों और भंवरों से बचाने की कोशिश भी करता रहा। थोड़ी देर बाद नाव समुद्र के उस भाग में पहुंच गई जो अपेक्षाकृत शांत था। अब मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया। बीच बीच में मैं नाव को समुद्र के किनारे की तरफ हल्का सा ढकेल देता और फिर शांत होकर बैठ जाता। काफ़ी देर तक यही क्रम चलता रहा। ये सब बहुत ही उबाऊ और थका देने वाला था। जैसे जैसे नाव किनारे की तरफ बढ़ रही थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की हरी हरी टोपियां ऊपर उठती दिखाई दे रही थीं। धूप भी बढ़ती जा रही थी। उछलती हुई लहरों के कारण मेरे होंठ बार बार गीले हो रहे थे। समुद्र के पानी से होंठ खारे हो गए थे और मुझे तेज़ प्यास लगी थी। प्यास से मेरा गला सूख रहा था और मेरे सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। इसी बीच एक बड़ी सी लहर ने मेरी नाव को समुद्र में दूर तक ढकेल दिया। मैंने देखा कि दाईं तरफ मुझसे करीब आधा मील की दूरी पर राजहंस लहरों पर हल्के हल्के हिचकोले खा रहा था। वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था। फिर अचानक हवा थम गई और जहाज़ स्थिर हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जहाज़ पर मौजूद लोगों को जहाज़ की ज़रा भी सुध नहीं थी। उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम था कि जहाज़ के लंगर की रस्सी कट चुकी थी। बीच बीच में जब हवा चलती तो जहाज़ इधर उधर थोड़ा खिसक जाता और फिर शांत हो जाता। ये स्पष्ट था कि जहाज़ पर किसी भी चालक का कंट्रोल नहीं था। मेरे मन में ये सवाल आया कि वे लोग कहाँ हैं। या तो वो सब शराब के नशे में धुत हैं या फिर जहाज़ छोड़कर चले गए हैं। मैं सोचने लगा,
काश मुझे जहाज़ चलाना आता और मैं उस तक पहुंचकर उसे समुद्र के किनारे लकड़ी के किले के पास ले जा सकता और फिर उसे कप्तान सोमनाथ के हवाले कर देता। मैंने सोचा कि अगर मैं पूरी ताकत के साथ अपनी नाव के पैडल मारता हुआ आगे बढ़ूं तो शायद जल्दी ही जहाज़ के पास पहुंच सकता हूं। मैंने ऐसा ही किया और मेरी नौका जहाज़ के निकट पहुंचने लगी। वहां पर मुझे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि या तो उस पर सवार लोग शराब के नशे में कहीं औंधे पड़े हैं या फिर उसे छोड़कर भाग गए हैं। किस्मत ने भी मेरा साथ दिया और हवा एकदम थम गई। जहाज़ एक जगह पर फिर से स्थिर हो गया। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। तेज़ी से पैडल मारता हुआ मैं अपनी नाव को जहाज़ की तरफ बढ़ाने लगा। फिर रस्सी के सहारे जहाज़ के पिछले हिस्से को पकड़कर मैं फुर्ती से उस पर चढ़ गया। केबिन की खिड़की खुली हुई थी और टेबल पर रखा लैंप जल रहा था। जहाज़ के मस्तूल में बंधी हुई एक रस्सी नीचे झूल रही थी। उसे पकड़कर मैं ऊपर चढ़ने लगा था। इसी बीच विपरीत दिशा से आती लहरों ने जहाज़ को एक झटका दिया। जहाज़ उस नन्ही नौका से जा टकराया। नौका के लिए वो टक्कर बहुत ही घातक सिद्ध हुई और वो तुरंत ही समुद्र में डूब गई। अब जहाज़ पर ही बने रहना मेरी मजबूरी हो गई थी। उसे छोड़कर किले तक जाने के लिए मेरे पास अब कोई साधन नहीं था। अगला अध्याय। मैंने 1 मिनट का समय खोना भी उचित नहीं समझा। रस्सी पकड़कर मैं तुरंत जहाज़ के डेक पर पहुंच गया। वहां कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ एक खाली और टूटी हुई बोतल पड़ी थी। मेरी नज़र जहाज़ पर एक तरफ पड़े 2 चौकीदारों पर पड़ी। उनमें से एक पीठ के बल पड़ा हुआ था और उसकी दोनों बाहें फैली हुई थीं। साफ लग रहा था कि वो मर चुका है। दूसरा आदमी था इज़राइल, वही इज़राइल जो गजब का तोपची था। वो एक बैरल पर झुका हुआ था और उसकी ठोड़ी उसकी छाती पर टेकी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और गहरी पीड़ा के कारण उसने अपनी आंखें भींच रखी थीं। उन दोनों के आसपास लकड़ी के फर्श पर खून के छींटे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों में जमकर झगड़ा हुआ था। उनमें से एक तो निश्चय ही मर चुका था और दूसरा भी मरने वाला प्रतीत हो रहा था। मैं ध्यान से उनको देखते हुए ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन लोगों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा। तभी इज़राइल के शरीर में थोड़ी हलचल हुई और उसके कराहने की आवाज़ सुनाई दी। पीड़ा में भीगी हुई उस कराह से मेरा मन पसीज गया। लेकिन उसी समय मुझे जहाज़ पर उस रात की वो घटना याद आ गई जब सेब निकालते समय मैंने चुपके से इज़राइल और चांदीराम की बातचीत सुन ली थी और चांदीराम ने और साथ ही इज़राइल ने भी हम सभी लोगों को मौत के घाट उतार देने का षड्यंत्र रचा था। इसीलिए उसके प्रति जो करुणा मेरे मन में उपजी थी वो तुरंत ही गायब भी हो गई। इज़राइल ने गर्दन मोड़ी और मुझे देखकर बोला, ब्रांडी। मैं चुपचाप सीढ़ियाँ उतरते हुए केबिन में चला गया। वहाँ से शराब के सारे बैरल गायब हो चुके थे। बहुत सारी बोतलें भी गायब थीं। सारा सामान बिखरा पड़ा था। लगता था वहाँ लोगों में जमकर संघर्ष हुआ है। दर्जनों खाली बोतलें फर्श पर पड़ी थीं और जहाज़ के हिचकोलों से आपस में टकरा रही थीं। डॉक्टर की मेडिकल किताबों में से एक किताब टेबल पर खुली पड़ी थी। उसके आधे से ज़्यादा पेज फटे हुए थे। शायद उनका उपयोग सिगरेट और पाइप सुलगाने के लिए किया गया था। उन सब के बीच अभी तक लैंप जल रहा था और उससे एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं केबिन के एक तरफ बने छोटे से स्टोर की तरफ गया और कुछ देर वहाँ तलाशने के बाद मुझे एक बोतल मिल गई जिसमें थोड़ी सी ब्रांडी थी। वहाँ कुछ बिस्किट भी थे। मैंने अपने लिए बिस्किट, पानी की एक बोतल, पनीर का एक टुकड़ा और इज़राइल के लिए ब्रांडी की बोतल उठा ली। उनको लेकर मैं डेक पर आ गया। मैंने थोड़े से बिस्किट खाए और जी भरकर पानी पिया। उसके बाद मैंने ब्रांडी की बोतल इज़राइल को थमा दी। वो एक ही सांस में बहुत सारी ब्रांडी पी गया। अब उसकी जान में जान आ गई और वो खुशी से चिल्लाया, होए क्या बात है, बिजली की कसम, इस वक्त इस ब्रांडी की बड़ी ज़रूरत थी। मैं तुरंत वहाँ से पीछे खिसक गया ताकि उसकी पकड़ से बाहर हो जाऊँ। फिर एक कोने में बैठकर मैं बिस्किट और पनीर खाने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें काफ़ी चोट लगी है? हाँ, अगर वो डॉक्टर यहाँ पर होता तो कुछ घंटों में ही मुझे बिल्कुल ठीक कर देता, लेकिन मेरी तो किस्मत ही साली ख़राब है। ज़रा देखो मेरी क्या हालत हो गई है। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? मैंने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा, मैं यहाँ इस जहाज़ पर कब्ज़ा करने के लिए आया हूँ। अब मैं इस जहाज़ का कप्तान हूँ। उसने आंखें तरेर कर मुझे देखा लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोला। मैंने जहाज़ पर लहराते हुए डाकुओं के काले झंडे को उतारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर मैं लौटकर अपनी जगह पर बैठकर बिस्किट खाने लगा। वो बड़े ध्यान से मेरी तरफ देख रहा था। मुझसे दोस्ती बढ़ाने के लिए उसने कहना शुरू किया, कैप्टन जिम, भगवान आपकी रक्षा करे। मुझे लगता है कि आप भी यही चाहते होंगे कि जहाज़ किनारे पर लग जाए और आप टापू पर पहुंच जाएं।
हाँ, बेशक मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम किनारे पर पहुँच जाएं, मैंने कहा। तब तो कैप्टन जिम, कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। आप मुझे थोड़ा खाने पीने का सामान और घाव पर बांधने के लिए कपड़ा लाकर दे दो। मैं आपको बताऊंगा कि जहाज़ को कैसे चलाया जाता है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन साथ ही उसे ये भी कह दिया, देखो इज़राइल, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ। हम खजाने के पास वाली जगह में जाकर अपना जहाज़ खड़ा नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उत्तर की तरफ किसी शांत जगह पर ले जाकर जहाज़ का लंगर डाला जाए और वहाँ पर हम लोग कुछ देर बिताएं। हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करने के लिए मैं मजबूर हूँ कैप्टन जिम। वैसे अगर आप चाहें तो मैं जहाज़ को घर की तरफ वापस ले जाने में भी मदद कर सकता हूँ। बिजली की कसम, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इज़राइल के ज़ख्मों पर बांधने के लिए कपड़े की तलाश में केबिन में गया। मैंने वहाँ रखी अपनी संदूकची से रेशम का वो बड़ा सा रुमाल निकाला जो मेरी माँ ने मुझे सफ़र पर रवाना होने से पहले दिया था। लौटकर मैंने इज़राइल की जांघ में लगे गहरे घाव को रुमाल से बांध दिया। उसके बाद थोड़ा खा लेने और ब्रांडी के कुछ घूंट पी लेने के बाद वो सीधा तनकर बैठ गया। अब उसकी आवाज़ तेज़ और दमदार हो गई थी और वो एकदम बदला हुआ नज़र आ रहा था। हवा पूरी तरह से हमारा साथ दे रही थी। जहाज़ किसी मछली की तरह तैरता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। हम टापू के उत्तरी भाग की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज़ की इस नई नई कप्तानी से मैं बहुत ही खुश था। मौसम एकदम उजला और खुला हुआ था। मेरे पास खाना और पानी भी काफ़ी मात्रा में था, इसलिए मैं निश्चिंत था। मुझे इस बात का दुख ज़रूर था कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर आ गया हूँ, लेकिन इस बात को लेकर अब मुझे कोई चिंता नहीं थी, बल्कि मुझे इस बात का संतोष था कि मैं उनके लिए जहाज़ लेकर वापस जा रहा था। लेकिन फिर भी रह रह कर मेरे मन में एक संदेह पैदा हो रहा था। इज़राइल की आंखें लगातार मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। मैं जिधर भी जाता मुझे वो मेरा पीछा करती हुई मालूम होती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी और उसकी आंखों और चेहरे से दुष्टता टपक रही थी। जब भी वो मेरी तरफ देखता तो मुझे लगता मन ही मन वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगला अध्याय। हवा का रुख हमारे अनुकूल था, इसलिए जहाज़ तेज़ी से बढ़ रहा था। जल्दी ही हम उत्तरी किनारे पर पहुंच गए। यहीं पर हमें लंगर डालना था, लेकिन मैं इस काम में एकदम नौसिखिया था। कई बार कोशिश करने के बाद ही मैं उस काम में सफल हो पाया और जहाज़ उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां लंगर डालकर हम किनारे की तरफ जा सकते थे। मैं इज़राइल के पास जाकर बैठ गया। वो कुछ दूर पर पड़ी अपने साथियों की लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये वाला जो है ना, ये मेरा पुराना साथी था। इस मनहूस जहाज़ पर यह भी मारा गया। मुझे इसकी लाश से कोई मोह नहीं है। आप चाहें कैप्टन जिम तो इससे छुटकारा पाने के लिए इसे समुद्र में फेंक सकते हैं। मैंने ध्यान से इज़राइल के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। साफ लग रहा था कि वो कोई षड्यंत्र कर रहा था, इसीलिए मैं चुप बैठा रहा। उसने फिर से मुझसे कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी कैप्टन अगर आप नीचे केबिन में जाकर मेरे लिए वाइन की एक बोतल ले आएं। मैं समझ गया कि वो चाहता था कि मैं कुछ देर के लिए डेक से उठकर केबिन में चला जाऊं। मैं केबिन की तरफ दौड़ा, लेकिन अपने जूते उतार कर धीरे से एक ऐसी जगह पर छिप गया जहां से मैं तो उसे आसानी से देख सकूं, लेकिन उसकी नज़र मेरे ऊपर ना पड़े। मैंने देखा कि मेरे जाते ही वो पूरी ताकत लगाकर एक तरफ खिसका। फिर उसने वहां पड़ा हुआ एक लंबा सा चाकू उठाया और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया और फिर से अपनी जगह पर वापस लौट गया। मैं समझ गया कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो उस चाकू से मेरी हत्या करना चाहता है। चूंकि मैंने इज़राइल को सरकते हुए देख लिया था, इसलिए ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि उसकी हालत पहले से काफ़ी सुधर चुकी है। फिर भी मुझे लगा कि जब तक जहाज़ एकदम सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। दरअसल हम दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां थीं। हम दोनों यही चाहते थे कि किसी तरह हम टापू तक सुरक्षित पहुंच जाएं। इस विचार ने मुझे काफ़ी हद तक निश्चिंत कर दिया। इसके बाद मैं केबिन में गया और वाइन की एक बोतल अपने हाथ में पकड़कर डेक पर पहुंच गया। इज़राइल ने बोतल से 2-3 लंबे लंबे घूंट लिए और फिर मुझसे बोला, कैप्टन जिम, अब मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसा ही करते चलो। जल्दी ही हम जहाज़ को सुरक्षित जगह पर पहुँचाने में सफल हो जाएंगे। हमें अब केवल 2 मील का फासला ही तय करना था। उसके बाद ऐसी सुरक्षित जगह थी जहाँ दोनों तरफ से टापू के ऊंचे किनारे थे। जिस जगह पर हमें लंगर डालना था वहाँ 3 तरफ घना जंगल था। इज़राइल ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो जिम, वहाँ जहाज़ को किनारे लगाने के लिए कितनी बढ़िया जगह है। समतल रेत का किनारा और हर तरफ ऊंचे ऊंचे फूलदार पेड़। वो जैसे जैसे बताता जा रहा था मैं वैसा ही करता जा रहा था और साथ ही लगातार उस पर नज़र भी रख रहा था।
अचानक जहाज एक ढलान की ओर बढ़ते हुए एक तरफ घूम गया। इन कुछ पलों की उत्तेजना में मेरा ध्यान इजराइल की तरफ से हट गया। मैं जहाज को संभालने में इतना तल्लीन हो गया कि खतरे के प्रति असावधान हो गया। मैं जहाज को समतल रेत पर बढ़ते देख रहा था। अगर मैं कुछ पल और इसी तरह बिता देता तो निश्चय ही मारा गया होता। किसी अदृश्य चेतावनी या किसी तरह की आवाज़ के खटके से मेरा सिर ऊपर उठा और मुझे लगा कि कोई परछाई मेरी तरफ बढ़ रही है। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि इजराइल हाथ में वही लंबा चाकू लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो आधा फासला तय भी कर चुका था। हम दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। करीब करीब एक ही टाइम हम दोनों के मुंह से एक चीख निकली। मेरी चीख में जहां आतंक और भय था, वहीं उसकी चीख में एक हमलावर का गुस्सा था। वो पूरी ताकत से मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। मैंने पतवार को छोड़ दिया और पलटकर उसकी मूठ इजराइल की छाती में लगी। मैं दौड़कर खुले डेक पर पहुंच गया। मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और इजराइल पर निशाना साधकर घोड़ा दबा दिया, लेकिन बस टिक की एक हल्की सी आवाज़ होकर रह गई। पिस्तौल खाली थी। मुझे अपने आप पर बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा कि मैंने पिस्तौल में गोलियां क्यों नहीं भरीं। पतवार की मूठ के प्रहार से इजराइल को चोट तो पहुंची थी, लेकिन वो फिर भी फुर्ती से वापस घूम गया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी पिस्तौल निकाल सकूं। फिर भी मैंने तय किया कि मैं उसके सामने समर्पण नहीं करूंगा। अंतिम सांस तक जूझने की कोशिश करूंगा। मौत मेरे सिर पर मंडरा रही थी। आमने सामने की लड़ाई में वो हर तरह से मेरे ऊपर भारी पड़ने वाला था। अगर मैं उसकी पहुंच में आ जाता तो ये तय था कि उसका 9 इंच लंबा चाकू मुझे वहीं ढेर कर देता। मैं पीछे सरका और विशाल मस्तूल के सहारे हाथ टिकाकर उसके अगले हमले की प्रतीक्षा करने लगा। वो समझ गया कि मैं उसके वार को चकमा देकर विफल करना चाहता हूँ, इसलिए वो भी सतर्क हो गया। इसी बीच अचानक राजहंस एक पल के लिए नीचे ज़मीन पर टकराया, फिर बाईं ओर झुका और जहाज़ का डेक भी समुद्र की तरफ लचक गया। हम दोनों ही अपना संतुलन खो बैठे और एक साथ लुढ़क पड़े। डेक पर पड़ी हुई लाश भी हमारे पीछे पीछे लुढ़क आई। ये मेरा सौभाग्य ही था कि लाश इजराइल से जाकर टकराई। मैं हाथ टिकाकर खड़ा हो गया और रस्सी पकड़कर तेज़ी से मस्तूल पर चढ़ गया। मेरी फुर्ती ही मेरी जान बचा सकी थी। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तभी मौका पाकर इजराइल ने चाकू मेरी तरफ फेंका। चाकू मुझसे सिर्फ 6 इंच नीचे आकर मस्तूल में धंस गया। नीचे इजराइल भौचक्का सा मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर निराशा फैली हुई थी। मैंने फटाफट अपनी पिस्तौलों में गोलियां भर लीं। मेरा शत्रु देख रहा था कि हालात अब उसके खिलाफ हो रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो धीरे धीरे मस्तूल की रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। उसने एक चाकू अपने दांतों में दबा रखा था। उसने करीब 1/3 फासला तय कर लिया। मैंने अपने दोनों हाथों में एक एक पिस्तौल थामे हुए उससे कहा, इजराइल, अब अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी को छलनी करके रख दूंगा। वो तुरंत रुक गया और चाकू अपने दांतों से निकालकर कहने लगा, मैं तो तुम्हारा काम तमाम पहले ही कर चुका होता जिम, लेकिन ये जहाज़ ऐन मौके पर दचका खा गया। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत के सामने हथियार डालता हूँ और तुमसे दोस्ती की पेशकश करता हूँ। मैं उसके शब्दों पर मुग्ध होकर उनका आनंद ले रहा था। मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा और मेरा सीना उस गर्व से फूल गया। बस उसी पल उसका चाकू वाला हाथ उसके कंधों के ऊपर उठा और हवा में तीर जैसी सनसनाहट सुनाई दी। मुझे बहुत ही तेज़ पीड़ा का अनुभव हुआ और दूसरे ही पल मेरा कंधा चाकू से बिंधा हुआ मस्तूल के साथ चिपक गया था। पीड़ा और विस्मय के उसी पल में मेरे हाथों की दोनों पिस्तौलें मेरी पकड़ से फिसल गईं, लेकिन पिस्तौलों के नीचे गिरने के साथ ही इजराइल के हाथ से भी रस्सी छूट गई और वो मुंह के बल नीचे समुद्र में गिर पड़ा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द ट्रेजर आइलैंड का चौथा और आखिरी भाग।